चलो अच्छा ठीक है, लास्ट लेक्चर तक फॉरेन ब्रांच स्टार्ट किया था हम लोगों ने, अकाउंटिंग फॉर फॉरेन ब्रांचेस, जिसके अंदर सर्टेन इलस्ट्रेशंस कवर कर लिया था। कंसेप्ट देखा था कि दो तरह का फॉरेन ब्रांचेस होता है, एक है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और एक नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इफ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में एक ही मेजर डिफरेंस आ रहा था, कन्वर्जन के टाइम। ठीक है, इफ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, फॉर द मॉनिटरी आइटम वी विल यूज क्लोजिंग रेट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट, क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्लोजिंग रेट, इनकम और एक्सपेंसेस के लिए एवरेज रेट, नॉन मॉनिटरी आइटम के लिए ट्रांजेक्शन डेट लेगा, ट्रांजेक्शन जिस दिन हुआ था उस दिन जो रेट था वो कंसिडर करेगा हम लोग। इज इट क्लियर है? बट इन केस ऑफ ए नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या करना है, even non-monetary item will also be taken as per closing rate। बस यही एक मेजर डिफरेंस था। इन केस ऑफ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन आपका एक्सचेंज डिफरेंस से गेन या लॉस कुछ भी होगा, दैट विल बी ट्रांसफर टू योर P&L account, whereas in case of non-integral foreign operation it will be debited or credited to foreign exchange ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व बोल दो या फिर फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करके छोड़ देगा। इज इट क्लियर? एंड क्वेश्चंस हमने किया था जहां पे कन्वर्ट कर रहा था। फिर एक पॉइंट पढ़ा था हमने कि यदि मैनेजर कमीशन हुआ तो मैनेजर कमीशन के केस में क्या करना है। मैनेजर कमीशन के केस में हम लोगों को पहले फॉरेन ब्रांच के अंदर में मैनेजर उसका P&L निकाल के मैनेजर कमीशन निकालेगा, एंड देन उसको हम लोग कन्वर्ट करेगा इन द रिपोर्टिंग करेंसी। ये ध्यान रखना, रिपोर्टिंग करेंसी एवरी टाइम रुपीज हो जरूरी नहीं है, इट कैन बी सम अदर करेंसी ऑल्सो। रुपीज से फॉरेन करेंसी जाना है तो हम लोग डिवाइड करेगा, और फॉरेन करेंसी से रुपीज आना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेगा। इज इट क्लियर? तो अपना ये तीन इलस्ट्रेशन हो चुका था। आज देखेगा पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, देन कंपाइलर्स का ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चन तो सिमिलर ही है, वो फटाफट हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस करेगा बाकी जो अनसिमिलर क्वेश्चन है। एंड देन अपने पास में दो कंसेप्ट पेंडिंग रहता है, एक फाइनल अकाउंट और एक होलसेल प्राइस मेथड। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन ही है, वो कर लोगे अच्छे से तो उतना मोर देन एनफ है। बिकॉज एग्जाम में जो मेजरली क्वेश्चन आता है वो या तो यहां से आएगा या यहां से आएगा या फिर जर्नल एंट्री के ऊपर आएगा या फिर आपका इन केसेस में से आएगा। ठीक है, बहुत लीस्ट चांसेस होता है जब एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है, आया तो बहुत वो छोटा मार्क का होगा। इज इट क्लियर? तो देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वॉशिंगटन ब्रांच ऑफ XYZ मुंबई, यानी हेड ऑफिस मुंबई में है, हेड ऑफिस मुंबई में है, सेंड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर। वॉशिंगटन ब्रांच मेरा फॉरेन ब्रांच है, उसने इन डॉलर्स हम लोगों को क्या किया है, ट्रायल बैलेंस भेजा है, राइट। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस द ब्रांच अकाउंट स्टूड एज फॉलोज। ब्रांच अकाउंट का ये हालत है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, जहां क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 8,60,000। क्लियर है? तो एक बात बताना, जिस टाइम आप लोग इस फॉरेन ब्रांच को रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करेगा, उस कंडीशन में हेड ऑफिस का कौन सा बैलेंस लेगा अपन, एक्चुअल जो हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस है वही लेगा। यानी ये कितना हो जाएगा, 8,60,000। सेल्स, सेल्स के लिए कौन सा रेट चाहिए, एवरेज, बिकॉज इट इज एन इनकम। डेटर एंड क्रेडिटर, बिकॉज इट इज ए मॉनिटरी आइटम। मशीनरी, ट्रांजैक्शन रेट लेगा या फिर एक्चुअल दिया हुआ होगा क्वेश्चन में वो लेगा। कैश एट बैंक, ओपनिंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, एक्चुअल जितना बताएगा, कुछ बताया होगा ना, गुड्स सेंड टू ब्रांच।
तो यही ले लेगा हम लोग 29,26,000। क्लियर है? एक्सपेंसेस एवरेज रेट, यहां तक क्लियर है आप लोग को? अब हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का बैलेंस, ब्रांच का अकाउंट दिया हुआ है, नॉर्मल है। गुड्स आर सेंट टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 10% and the branch sells goods at invoice price plus 25%। इसका मतलब हेड ऑफिस ब्रांच को बेचता है 100 रुपए का सामान 110 रुपए में, वेर एज ब्रांच कस्टमर को सेल करता है कितने रुपए में? 110 प्लस 25%, 137.5। आया समझ में? ये क्लियर है? तो इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 27.5 का प्रॉफिट होगा पर यूनिट। क्लियर है ये चीज? मशीनरी वाज एक्वायर्ड इन पास्ट व्हेन $1 वाज ₹40। तो मशीनरी के लिए एक्चुअल बता रखा है, तो $1 40 था, तो इंटू 40 हो जाएगा। ये मशीनरी के लिए एक्चुअल रेट दे रखा है, तो वो रेट लेंगे अपन। रेट ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है आपको, ओपनिंग रेट पता है, क्लोजिंग रेट पता है और एवरेज रेट पता है। तो जहां आपने ओपनिंग लिखा वहां ओपनिंग से मल्टीप्लाई कर देना, जिधर क्लोजिंग रेट है उधर क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई होगा, जिधर एवरेज रेट से करना है वहां 47 रुपीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10% and the branch manager is entitled to a commission of 5% on the profits of the branch। अब देखो हम लोग को मैनेजर को कमीशन देना है, बट मैनेजर का कमीशन देने के लिए तो ब्रांच मैनेजर का बात कर रहे हैं ना। ब्रांच मेरा कहाँ पे है? फॉरेन कंट्री में। तो पहले फॉरेन करेंसी में आपको उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको मैनेजर का कमीशन पता चलेगा, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा। इज इट क्लियर? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट इन डॉलर। नहीं बोलता तभी भी बनाना पड़ता, अदरवाइज मैनेजर कमीशन आप नहीं निकाल पाते। एंड सेकेंडली क्या बोला? कन्वर्ट द ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच इनटू इंडियन करेंसी एंड प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल एंड ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। कन्वर्ट होने के बाद रुपीज में आपको ये सारा काम करना है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल डॉलर्स में बनाएगा। तो ट्रायल बैलेंस हमारे पास दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में चला जाएगा। एकदम सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, जैसे आप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे करो, ठीक है? देखो किस तरीके से करेंगे। ये गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस के लिए वो वाला हम लोग को इनवॉइस प्राइस वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा ना? क्या चीज? गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस का जो हम लोग रेट एक्चुअल जो लिखा है उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा ना? नहीं, कुछ नहीं कैलकुलेट करना। क्यों कैलकुलेट करना? एक्चुअल दिया हुआ है, बस वही कंसीडर कर लेगा। ठीक है। अब देखो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, इन द बुक्स ऑफ वॉशिंगटन ब्रांच, इन द बुक्स ऑफ वॉशिंगटन ब्रांच क्या बनाएगा हम लोग? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st of December X1। ये ध्यान रखना आपका अमाउंट जो है वो कैसे होगा, इन डॉलर्स। तो एग्जाम में मेंशन कर देना कि अमाउंट इन डॉलर्स है।
एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से ट्रेडिंग बनाना है। टू ओपनिंग स्टॉक $11,200, टू गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, कितना है उधर, $64,000, बाय सेल्स $84,000, नहीं इनडायरेक्ट, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, यही तो नहीं पता, बट आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, बिकॉज सेल्स पे कितना प्रॉफिट किया ये तो पता ही है। क्योंकि जब आपका सेलिंग प्राइस 137.5 होता है तो आपका प्रॉफिट कितना होता है, 27.5 एट ब्रांच। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 27.5 डिवाइडेड बाय 137.5 इंटू 100, 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स प्रॉफिट है तुम्हारा। क्लियर। तो जब सेल्स पता है तो प्रॉफिट निकाल लेगा हम लोग। $16,800, तो क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, क्या क्या खर्चा किया है, टू एक्सपेंसेस $5,000, डेप्रिसिएशन करना था मशीनरी पे, कितना करेंगे, 2400, मैनेजर कमीशन के लिए क्या बोला था, 5% ऑन द प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच, ऐसा कुछ नहीं बोला, 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ऐसा नहीं बोला, नॉर्मल 5% ऑन द प्रॉफिट है। यदि ऐसा बोलता ना कि मैनेजर का कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट है उसका 5% देना है, तब आप लोग करता 5/105। यहाँ पे तो नॉर्मल बोला है प्रॉफिट पे 5%, तो अभी आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 16,800 माइनस 5,000 माइनस 2,400, 9,400 का प्रॉफिट हो रहा है। 470 आएगा। यस, 470 मैनेजर कमीशन। क्लियर है ये चीज। और यही एग्जाम में यदि वर्ड आफ्टर चार्जिंग बोल दिया तो आप लोग क्या करेगा, 9,400 इंटू 5/105 करके आना। क्लियर है। एनपी आ गया कितना, 8930। क्लियर है। तो हमने मैनेजर कमीशन का वैल्यू निकाल लिया। यहां तक किसी को कोई डाउट, एकदम इजी है। अरे आपने जितना ब्रांच का जो मेन पार्ट था वो खत्म कर लिया, अब तो सब हलवा और पानी है। हाँ, ये सब में कुछ भी नहीं, एकदम सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद क्या करना है,
ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसको? ट्रायल बैलेंस इज डिफरेंट। यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन, डेप्रिसिएशन, मैनेजर कमीशन और क्लोजिंग स्टॉक, ये तो ट्रायल बैलेंस के बाहर आएगा, तब जाके तुम इंडियन करेंसी, रिपोर्टिंग करेंसी में उसका पीएनएल बना पाएगा। बनाना ही पड़ेगा, बहुत उल्टा पुल्टा प्रॉफिट आएगा। बाद में क्रॉस वेरीफाई करके देख लेना। तुम इस नेट प्रॉफिट को 8930 इंटू एवरेज रेट करना, और अभी जो अपन नेट प्रॉफिट निकालेगा कन्वर्ट करके, वो बहुत अलग आएगा। Converted trial balance in rupees particulars, conversion rate, डेबिट क्रेडिट, जो अपना ट्रायल बैलेंस था एक्चुअल में उसको कन्वर्ट करना है। हेड ऑफिस का बैलेंस तो क्या लेगा, एक्चुअल जो था, सेल्स के लिए एवरेज रेट 84,000 इंटू 40, 3948, 39,48,000। उसके बाद डेटर एंड क्रेडिटर क्लोजिंग रेट लेगा अपन, कितना आएगा, 2,30,400, 1,63,200। नेक्स्ट आइटम मशीनरी, वो तो एक्चुअल होगा 90, 9,60,000 क्यों नहीं बोलता है, सीरी बन रही है तो 0,0,0,0,0,0,0। कैश एट बैंक, क्लोजिंग रेट 57,600, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रेट कितना, 5,15,000, 5,15,200। देन मशीनरी का इंटू 40 किया ना सर? यस, राइट। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, हाँ कितना है एक्चुअल, 29,26,000। expenses average rate 39
2,35,000 ट्रायल बैलेंस सब कुछ कन्वर्ट कर लिया, कुछ तो दोनों साइड में डिफरेंस आ रहा होगा। तो ये है मेरा एक्सचेंज डिफरेंस लॉस कितना 47,000। बैलेंसिंग फिगर, किसी को डाउट? ट्रायल बैलेंस के बाहर, ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको सर्टेन ट्रांजैक्शंस लिखने पड़ेंगे। आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना था? $8,000 इंटू 48 करके क्लोजिंग रेट, तो 3,84,000। देन और एक पॉइंट था डेप्रिसिएशन, $470 इंटू सॉरी $2,400 इंटू 40 इंटू 10% क्यों? सीधा डेप्रिसिएशन ही जब तुम्हारा $2,400 का है, इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्सचेंज रेट से, तो 10% क्या बोल रहा है? ओ भाई साहब, ज्यादा मेहनत। मैनेजर का कमीशन 470 इंटू, ध्यान रखना मैनेजर कमीशन इज एन एक्सपेंस, एवरेज रेट मत करके आ जाना, एवरेज रेट मत करके आ जाना। नोट्स में लिखा था हमने मैनेजर कमीशन क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होता है, क्योंकि वो लास्ट में वो अगले साल पे किया जाएगा। इट्स अ लायबिलिटी फॉर यू। दोनों केस में, दोनों केस में। हाँ, समझ में आया? सिली मिस्टेक नहीं करने का। 22,560। अब रुपीज में सारा कहानी हो चुका है, तो इसका इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस क्या करेंगे? ट्रेडिंग पीएनएल बना लेंगे। जो ऊपर किया वही यहाँ पे करना है, बस क्या होगा, अब डॉलर्स की जगह रुपीज में होगा। जादू मेरे पास, क्यों? तुम्हारे तुम्हारे पास पैसा है, तुम ऐसा ऐसा जगह जाता, कोई भी तुमको छोटा आदमी बोलता है ये सब जगह मत जाया करो भैया, और तुम मानते हो उनका बात? हम्म? कौन सा पीजी में रहता तुम? नहीं, अब नहीं रहना, वो दिन गए। पीजी से तुम लोग फ्लैट में रह इन रुपीज। नहीं, ऐसा कभी नौबत आया नहीं, आया नहीं कभी नौबत। ओके, फिगर्स बताओ। ओपनिंग स्टॉक कितना लेंगे? 5,15,200। गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ 29,26,000। सेल्स हो जाएगा आपका 39,48,000। क्लोजिंग स्टॉक पता ही है हम लोग को कितना, 3,84,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 8,90,800। एक्सपेंसेस इन रुपीज है 2,35,000।
डेप्रिसिएशन 96,000, मैनेजर्स कमीशन 22,560, और एक आइटम आएगा एक्सचेंज डिफरेंस, ये भूल मत जाना, ठीक है। एक्सचेंज डिफरेंस भी आएगा, भूल मत जाना, एग्जाम में मिस्टेक रह जाता है, मार्क करके रखना कि इसको भी पीएनएल में दिखाना होता है। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 490240। ये सब क्वेश्चन 10 मार्क में पूछ लेता है इंस्टीट्यूट तुम लोग से, तो तुम लोग का तोहिन है या नहीं? क्या चीज? वो हेचो की बुक में बना हुआ है, फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग क्या करोगे, क्लब करोगे ना सब कुछ। हाँ, क्या दिया? तो लेकिन सर्टेन ट्रांजेक्शन आपने अभी तक कंसिडर नहीं किया है, जैसे कि उसका सारा एसेट्स, लाइबिलिटीज और प्रॉफिट क्लब करेगा ना, ये अभी तक कहाँ क्लब किया है? एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड प्रॉफिट अपने बुक्स में लेके आएगा। तो जब अपन ब्रांच अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस क्या बोल रहा है, कितना बैलेंस लेना है ब्रांच से? 8,60,000 था बैलेंस सीडी ना, कन्वर्ट करने के बाद बना रहे हम लोग, तो 8,60,000 था। अब ब्रांच के पास जो भी लाइबिलिटीज था वो एचओ के पास आ जाएगा, तो एचओ क्या एंट्री करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, कितना का क्रेडिटर, कुछ है क्या, कुछ है क्या? 1,63,200, जितना भी एसेट है, और भी तो है लाइबिलिटी, टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन 22,560। 860 देखो हेड ऑफिस के बुक्स में ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्लोजिंग बैलेंस, वहीं से अपन स्टार्ट करेगा। एसेट्स, ब्रांच का एसेट्स हेड ऑफिस के पास आएगा, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो बाय मशीनरी कितना का था, 9,60,000। इसमें और वो आगे वाला में ट्रेडिंग एंड पीएनएल में ये डिफरेंस है ना, जिसमें एक्सचेंज डिफरेंस आया है, बाकी तो सेम ही है। यस, बाकी सेम ही है। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो हमने नहीं दिया होगा, ड्यू है। अगर सर वो हेड ऑफिस का भी अलग से कुछ एक्सपेंसेस देता तो हम लोग इसको भी एक ही में लाता ना। नहीं, क्योंकि यहाँ ये बोला है हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है, कंपनी एज ए होल का नहीं बोला है। हाँ, तो उसमें अगर कुछ ऐसा देता कि इसका भी बना के, तो उसका नेट प्रॉफिट जो है वो जस्ट ट्रांसफर हो जाएगा ना। कहाँ पे? मतलब अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा है कि आपका दोनों का ही क्लब करके बनाना है, मतलब नेट प्रॉफिट फ्रॉम द जो आप जो फॉरेन में जो ब्रांच है उसका भी दिखाना है, तो वैसा जस्ट वो जस्ट नेट प्रॉफिट में आ जाएगा ना। कौन सा नेट प्रॉफिट, जो डॉलर्स में कैलकुलेट किया या जो रुपीज में? नहीं नहीं, जो हम लोग ब्रांच से जितना कमाया वो आपका हेड ऑफिस का ट्रेडिंग एंड पीएनएल में आ जाएगा ना। हाँ, टोटल कॉलम में ऐड होके आ जाएगा। और क्या था, बाय डेटर्स, और भी कुछ था, क्लोजिंग स्टॉक, और बोलो और क्या है? क्या आपका अकाउंट मैच हो रहा है क्या? यदि आपका अकाउंट मैच नहीं हो रहा, मतलब कुछ तो मिस आउट किया है।
जिस टाइम आप पूरा का पूरा ब्रांच का बुक्स इनकॉर्पोरेट करते हो हेड ऑफिस की बुक्स में, तो ब्रांच का अकाउंट मैच होना चाहिए। एक चीज छोड़ दी आपने, क्या? ब्रांच का प्रॉफिट। ब्रांच का प्रॉफिट भी तो कहाँ जाएगा? हेड ऑफिस की बुक्स में। तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब शायद आपका मैच कर रहा होगा। इन दिस वे यू प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। नॉर्मली कुछ नहीं है, सारा एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड प्रॉफिट को क्या किया हमने? इनकॉर्पोरेट कर दिया इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और अल्टीमेटली आपका ब्रांच अकाउंट मैच हो गया। समझ में आया? इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क के, एकदम सिली है, बस थोड़ा सा आप फोकस लूज कर देते हैं, कुछ कुछ जगह सिली मिस्टेक कर देते हैं, जैसे कि एक मैनेजर कमीशन को कन्वर्ट करने का, फिर ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको सर्टेन आइटम शो करना होता है, तो वो सारा चीज दिमाग में रखना होगा आप लोगों को। प्लस मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करना बिफोर है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। क्लियर है? कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो आप लोग मेरे से। एसेट इनकॉर्पोरेट कर लेगा ना उसका। कोई भी डाउट है आपका तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोल। जो बोला वो दोनों पार्ट हमने कर लिया। समझ में आया? फॉरेन ब्रांच इजी है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना? हाँ, इजी था। ये बीकॉम के बाद डायरेक्ट एंट्री स्कीम में आ जाएगी। हाँ, इसमें लिमिटेड ही है, फटाफट हो जाता है। वो हो गया क्या? देखो, कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 2, 10, 12 पहले कवर करना है। देखो, नंबर 2, मैसर्स रानी एंड कंपनी हैज हेड ऑफिस एट सिंगापुर एंड ब्रांच एट दिल्ली। हेड ऑफिस कहाँ है? सिंगापुर। यानी मेरा रिपोर्टिंग करेंसी है सिंगापुर डॉलर, और फॉरेन करेंसी क्या हो गया? इंडियन रुपी। दिल्ली ब्रांच इज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, कितना भला मानुस of Messrs Rani and Company. Delhi branch furnishes you with its trial balance as on 31st March and the additional information thereafter. ओपनिंग स्टॉक के लिए कन्वर्जन। अब यहाँ पे बताओ, कन्वर्जन जब आप करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड? डिवाइड करना है। क्लियर है? ओपनिंग स्टॉक के लिए हम लोग क्या लेगा? ओपनिंग रेट। परचेज एंड सेल्स के लिए एवरेज रेट। डेटर्स और क्रेडिटर के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए क्लोजिंग वेजेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, सन्ड्री एक्सपेंस, कंप्यूटर, एक्चुअल, ट्रांजैक्शन डेट रेट, बैंक बैलेंस,
सिंगापुर ऑफिस एक्चुअल, और ये भी एक्चुअल। कंप्यूटर्स वर एक्वायर्ड फ्रॉम ए रेमिटेंस ऑफ सिंगापुर डॉलर 12,000 रिसीव फ्रॉम सिंगापुर हेड ऑफिस। तो मतलब कंप्यूटर कितना का लेना है? $12,000 में दिखाना है कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में। एंड पेड टू द सप्लायर, डेप्रिशिएट कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 40% फॉर द ईयर। तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे उसके नीचे में डेप्रिसिएशन बोल के भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में आएगा। कितना आएगा? 12,000 का 40%, $4,800 सिंगापुरी डॉलर। क्या चीज? अरे कन्वर्ट करना ही क्यों, जब डॉलर्स में पता है डायरेक्ट उसी पे डेप्रिशिएट कर दो। क्लियर है? आगे बोला द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिल्ली ब्रांच वाज 15,60,000 ऑन 31st मार्च। तो इसके लिए अपन क्या यूज करेगा? क्लोजिंग रेट ऑफ एक्सचेंज में बी टेकन एज ओपनिंग रेट है ₹50 पर सिंगापुर डॉलर, क्लोजिंग रेट है ₹52 पर सिंगापुर डॉलर, एवरेज रेट है 51 पर सिंगापुर डॉलर। कन्वर्जन इन सिंगापुर डॉलर शैल बी मेड अप टू 2 डेसिमल एक्यूरेसी। नहीं, अपने को जब भी ध्यान रखना, इफ आपका फॉरेन करेंसी रुपीज है और उससे आप रिपोर्टिंग करेंसी कोई दूसरा करेंसी में जा रहा है, तो हमेशा कम से कम 2 डेसिमल्स कंसीडर करना। आगे वाला छोटा होता है, वो बड़ा, वो आगे एक एक्स्ट्रा ले। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बुक वाले में है, बुक छोड़ा, वो थोड़ा सा हल्का फुल्का चलेगा, राउंडिंग बाबू, उपाय नहीं है। दिल्ली ब्रांच अकाउंट showed a debit balance of Singapore dollar 59,897.43। तो मतलब हम लोग क्या करेगा, ये जो बैलेंस है इसको डायरेक्ट वही एक्चुअल ले लेगा, 59,897.43 in the head office books and there were no items pending for reconciliation। very good, सब कुछ ठीक है। in the books of head office you are required to prepare revenue statement for the year ended। इतना revenue statement का मतलब trading and P&L account and balance sheet as on that date। सिंगापुरी डॉलर कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो फटाफट इसको विदाउट वेस्टिंग टाइम विद इन 15 मिनट्स खत्म करो इसको। नंबर 2 के अंदर आपका कुछ भी एक्सचेंज डिफरेंस गेन लॉस नहीं आया होगा, एकदम मैच है एंड सिंपल सा ट्रेडिंग पीएनएल बन चुका होगा। कितना आया प्रॉफिट लॉस वगैरह? बोलो बोलो फटाफट। जीपी कितना आया? ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा आपका 11,725.49 एंड नेट लॉस आप लोगों का आया है 13466.67। क्लियर है? हाँ ठीक है। अब एक काम करेगा प्रैक्टिकली, नंबर 10 भी आपका होमवर्क रहेगा, एकदम जस्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। हाँ ये करो तो खत्म, 10 विल बी योर होमवर्क। फिर लास्ट और एक करना अपने को 12 बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ है नहीं, सिमिलर सा ही है। ये भी आपके लिए टास्क है, ये भी आपके लिए टास्क रहेगा, इसमें भी कुछ है नहीं, एकदम सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, कोई भी ट्रिकी पॉइंट नहीं है इसके अंदर में, कोई भी ट्रिकी पॉइंट है नहीं इसके अंदर में। So with this we have covered entire foreign branch also। अब अपना जो थोड़ा सा मेथड्स बच गया था फाइनल अकाउंट वाला और होलसेल प्राइस मेथड, उसके ऊपर फोकस करेगा कि कैसे करता है, एंड देन ब्रांच पूरा अच्छे से खत्म। फाइनल अकाउंट का तो है ही, फाइनल अकाउंट वाला क्वेश्चन से यही देखो वी हैव कवर्ड फॉरेन ब्रांच से रिलेटेड सारा क्वेश्चंस हो गया अपना।
तो ऑलमोस्ट मैं ऐसा बोलूंगा कि आपका ये चैप्टर डन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा दो कंसेप्ट, एक होलसेल प्राइस, ज्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर, एक ही क्वेश्चन है, उसको देखना है। एंड वो मत समझो कि कोई कंसेप्ट है अलग से, जैसा आपने अभी तक ब्रांच किया है बस वैसे ही उसको सॉल्व करेगा, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एंड फाइनल अकाउंट मेथड जो है उसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर हेड ऑफिस। फाइनल अकाउंट मेथड इज बेसिकली फॉर द डिपेंडेंट ब्रांच, और डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब होता है हेड ऑफिस ब्रांच का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच का बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस तरीके से बनाएगा फाइनल अकाउंट की तरह, मतलब वो पूरा ट्रेडिंग पीएनएल सब कुछ बनाएगा। ठीक है, तो पहले करता है होलसेल प्राइस मेथड का जो एक क्वेश्चन अपने पास इंस्टीट्यूट मैट में, उसको कवर कर लेता है। एंड देन फाइनल अकाउंट मेथड का भी एक ही है, उसको देख के कहानी समाप्त। ब्रांच सच बताना टफ है या इजी है? मैनेजेबल है, एग्जाम में 10 मार्क ला सकता है अपन ब्रांच में, तो बस कहानी खत्म, मतलब इजी है। आओ देखो, मेसर्स राहुल ऑपरेट्स अ नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 25%। मतलब एक है हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के बहुत सारे क्या है, रिटेल आउटलेट्स है। हेड ऑफिस रिटेल आउटलेट्स में गुड्स कैसे बेचता है, कॉस्ट प्लस 25%, राइट, 125 रुपए में। These outlets sell the goods at the retail price which is wholesale price plus 20%। वाओ, इन लोग कस्टमर को बेचता है होलसेल प्राइस पे 20% और ऐड कर दो, मतलब 150 रुपए में सेल करता है ना। तो प्रॉफिट कितना होगा, रिटेल आउटलेट का प्रॉफिट निकालने बोलेगा तो हर एक यूनिट पे वो कितना कमाएगा, 25 रुपए कमाएगा। Following is the information regarding one of the outlet for the year ended 31st March. Stock at the outlet. आपको बनाना है तीन चीज, आउटलेट स्टॉक अकाउंट, आउटलेट पीएनएल अकाउंट एंड स्टॉक रिजर्व अकाउंट। एकदम नॉर्मल जैसे बनाते हो उसी तरीके से देखना कंसेप्ट है। ये मत सोचो कोई होलसेल प्राइस कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है, सिंपल सा है, वो होलसेल प्राइस में बेचता है, होलसेल प्राइस से रिटेल प्राइस में सेल होता है। क्लियर है? तो कोई नया कंसेप्ट नहीं समझ के नॉर्मल क्वेश्चन करना। अपने को तीन अकाउंट बनाना है, एक है आउटलेट स्टॉक अकाउंट, आउटलेट स्टॉक अकाउंट जहां पे पड़ा है ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक कितना, ये बताओ, ये जो स्टॉक है ये किस वैल्यू पे है, इनवॉइस प्राइस पे, होलसेल प्राइस पे, राइट। दिस विल बी एट होलसेल प्राइस, कितना रुपए है, 30,000। तो इसका प्रॉफिट किधर एलिमिनेट करेंगे अपन, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, नहीं, नॉर्मल बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, बोलो कितना निकलेगा, 100 रुपए पे 25% लगा के बेचता है, तो 30,000 में प्रॉफिट एलिमेंट कितना है, 30,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, 30,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, 6,000। फिर और एक अकाउंट क्या बनाना है, आउटलेट पीएनएल अकाउंट, ठीक है बना देंगे। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, गुड्स इनवॉइस टू द आउटलेट, यानी गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, राइट, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच
ब्रांच वर्ड यूज मत करना यहाँ पे, आउटलेट। आउटलेट को गुड्स भेजा होलसेल प्राइस पे कितना रुपए, 3,24,000। तो इस पे उम्मीद है अपने को, उम्मीद है तो इधर आएगा बाई यस हेड ऑफिस पीएनएल अकाउंट। उम्मीद अरे नॉर्मली हमारे वो करते थे ना हम लोग, नहीं तो ऐसे लिख लो बाई आउटलेट स्टॉक अकाउंट। कितना प्रॉफिट, 3,24,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 64,800। आउटलेट स्टॉक में क्यों जाएगा ये वैल्यू, ये तो ऑलरेडी 324 में एडेड है ना, वो तो होलसेल प्राइस पे मेरा, उसका प्रॉफिट हमने स्टॉक रिजर्व साइड में लिख दिया। क्लियर है। उसके बाद में क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ ये डायरेक्ट, तो कहां दिखाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, डायरेक्ट तुम्हारा स्टॉक अकाउंट में, पीएनएल से नेट प्रॉफिट आता है। जीपी किससे आएगा, गुड सेल करके, और गुड सेल कहां से होता है इन केस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच, स्टॉक अकाउंट से, स्टॉक अकाउंट से। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट यहां आएगा 60,000। क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग स्टॉक अकाउंट से बैलेंस निकालता था ना, कितना सेल करके कमाया, यहां तो क्वेश्चन खुद बोल रहा है इतना कमाया, कैन यू फाइंड आउट द सेल वैल्यू। देखो यहाँ पे आप 25 रुपए कमाता है जब आपका सेल होता है 150 रुपए का, यस आप 25 रुपए अर्न करता है जब आपका सेल होता है 150 का। तो ऐसा बोल सकता हूं 25 रुपए का प्रॉफिट होता है तब 150 रुपए का सेलिंग होता है। अभी ये डेटर स्टॉक मेथड के जैसे है ना थोड़ा। हाँ, अभी आपका 60,000 का प्रॉफिट है तो आपने सेल्स कितने का किया होगा, समझ में आया। क्योंकि हमें इतना पता है आउटलेट के पास 125 रुपए में माल आता है, आउटलेट उसको 150 रुपए में सेल कर देता है, तो आउटलेट का कमाई होता है 25 रुपए। 25 रुपए का कमाई करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए उसको 150 का सेल करना पड़ेगा। तो 60,000 का प्रॉफिट करने के लिए उसको कितना रुपीस का सेल करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड। क्लियर है ये। तो 3,60,000 का सेल किया होगा, क्लियर। क्या क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक है 36,000। तो दोनों साइड तो मैच होना चाहिए, मतलब गुड्स लॉस्ट बाय फायर बैलेंसिंग फिगर कितना, ये 18,000 क्या है, इनवॉइस प्राइस पे है। और याद है एबनॉर्मल लॉस का हम लोग क्या करेगा, पूरा का पूरा सपना ही तोड़ देगा हमारा, फिर पूरा लॉस हम लोग कहां से माइनस कर देगा, यहां से। क्यों पूरा 18,000 करेंगे ना। अच्छा बात एक ही है, यहाँ पे सिर्फ आप लोडिंग वाला पार्ट करो और बाकी को पीएनएल में डालो, या फिर पूरा यहीं पे डाल दो, इम्पैक्ट इज सेम। पीएनएल में डाल दें,
हाँ 18,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25 3,600 बाकी आ जाएगा पीएनएल में। क्या चीज इसको दिखाऊं क्या कैलकुलेशन 18,000 इंटू 25 बाई 125 क्लियर है क्लियर है ये। तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर हमारा कितना रह जाएगा 14,400 कुछ एक्सपेंस भी था ना 2 एक्सपेंसेस 20,000 बाय ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी तो है स्टॉक अकाउंट में आया था ना 60,000 टू बैलेंस सीडी जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व किधर हाँ हाँ बाय आउटलेट स्टॉक ब्रैकेट में जीपी। तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना 7,200 तो डिफरेंस ऑफ द स्टॉक रिजर्व कहां चला जाएगा आउटलेट पीएनएल उतना हमने कम आया है आउटलेट पीएनएल 6,000 64,800 माइनस 3,600 60,000 रुपए हमने कमाया वही तो क्वेश्चन बोल रहा था समझ में आया सुनो तो यही तो 60,000 हमने पीएनएल अकाउंट में लिखा है सपना जो साकार हो गया 2 बार मत लिख देना 2 बार मत लिख देना कि 60,000 ये 60,000 ये 1,20,000 का कमाई 1,20,000 अर्न नहीं किया है आपने आउटलेट का प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना आउटलेट का प्रॉफिट तो 60,000 ही है आई बात समझ में क्या चीज 2 बार कैसे आ गई तो आएगा ना तो प्रॉफिट उसमें नहीं रहेगा तो प्रॉफिट उसमें पीएनएल में नहीं रहेगा एक बार जा चुका ऑलरेडी पीएनएल का कितना आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल या ट्रांसफर टू हेड ऑफिस कितना 25,600 इसी चीज को दूसरे तरीके से यदि सॉल्व करते तो वहां पे आपका क्या होता देखो ये तो था एकदम सिंपल जैसे हम लोग स्टॉक रिजर्व करते आए अब होल क्या चीज नहीं ये एक तरीका था जिससे आंसर मैच नहीं होता प्रॉब्लम यहां आता है क्योंकि इसमें कुछ कुछ इनबिल्ट एजम्पशन जाएगा अब यदि मैं सपने अकाउंट में से सिर्फ स्टॉक रिजर्व अकाउंट में सिर्फ स्टॉक रिजर्व ही रखा जाए सपना अकाउंट क्या था मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को हम लोग सपने का अकाउंट बोलते थे जहां पे लोडिंग पार्ट को डालते थे बट यहां देखो अच्छे से देखना ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन आपसे मांगा क्या है स्टॉक रिजर्व अकाउंट आपके पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है कितने का 6,000 पिछले साल आपने एक स्टॉक रिजर्व का एंट्री पास किया होगा क्या किया होगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपने एंट्री पास किया होगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में क्या हो जाता है वो स्टॉक रिजर्व टू पीएनएल डायरेक्ट वो पैसा पीएनएल में चला जाएगा तो हम लोग इधर क्या करते हैं टू क्योंकि ये स्टॉक रिजर्व का एंट्री कौन करता है हेड ऑफिस ही करता है तो हेड ऑफिस ने अपने बुक्स में एंट्री किया होगा
HOPNL अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एट द बिगिनिंग वापस उसको क्या करेगा, प्रॉफिट में काउंट कर लेगा। और जो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है उस पे भी स्टॉक रिजर्व होगा। क्लोजिंग स्टॉक में जो स्टॉक रिजर्व है उसका एंट्री क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व एचओ कैसे बनाएगा, देखो इन द बुक्स ऑफ एचओ में जर्नल करके दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, ये एंट्री करते हैं हम लोग स्टॉक रिजर्व क्रिएट करने के लिए। तो करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक के लिए आप ये एंट्री करेगा, तो स्टॉक रिजर्व में क्या आएगा, बाय पीएनएल अकाउंट 7200, और यही तो तुम्हारा बैलेंस शीट है स्टॉक रिजर्व का, टू बैलेंस सीडी 7200। क्लियर है इतना। उसके बाद में आपका जो वो स्टॉक अकाउंट था वो स्टॉक अकाउंट एज इट इज रहेगा, स्टॉक अकाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं रहेगा आपका, स्टॉक अकाउंट जैसा था वैसा ही है आपका। अब आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आउटलेट पीएनएल क्वेश्चन खुद बता रहे आपको प्रॉफिट कितना है, 60,000 का प्रॉफिट है, 60,000 का प्रॉफिट है। एक्सपेंसेस कितना, 20,000। तो मेरा जो लॉस बाय फायर था उसको पूरा का पूरा पीएनएल से चार्ज करना है, टू लॉस बाय फायर कितना, 18,000 का नुकसान था। और तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक रिजर्व को जस्ट स्टॉक रिजर्व ही रखना है, वहां पे स्टॉक रिजर्व में सिर्फ स्टॉक रिजर्व ही रखना था। क्लियर है। अब कितना आएगा, टू नेट प्रॉफिट कितना, इस तरीके से इंस्टीट्यूट सॉल्व कर। हाँ, ये वाला तरीका में आपका क्या हो रहा है, रॉन्ग नहीं था आपके, एक गलती हो गया, ये जो 3,600 यहां डाला इसको भी तो यहां लेके आना पड़ेगा ना। आपने पीएनएल देखो इस तरीके में क्या हुआ, पीएनएल लॉस बाय फायर कितना, 18,000, एंड इट इज एन एबनॉर्मल लॉस। तो ये पूरा का पूरा पीएनएल का डेबिट में आना चाहिए ना। इसका जो लोडिंग पार्ट था वो आपने इधर दिखा दिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट पीएनएल में भी तो आएगा। आपने तो स्टॉक रिजर्व में आ गया तो पीएनएल में। अरे नहीं, स्टॉक पहला बात है, स्टॉक जर्नल एंट्री क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस के केस में आप जर्नल एंट्री क्या करते थे, यस ब्रांच एडजस्टमेंट करते थे ना। बट क्या इस क्वेश्चन में हमारे पास ब्रांच एडजस्टमेंट है क्या, स्टॉक रिजर्व इज डिफरेंट, ब्रांच एडजस्टमेंट इज डिफरेंट। ब्रांच एडजस्टमेंट में जब गुड्स भेजता है तभी भी लोडिंग उधर चला जाता है, और जब गुड्स रिटर्न जाता है तभी भी लोडिंग एलिमिनेट होता है। बट इन केस ऑफ स्टॉक रिजर्व आपको लोडिंग एलिमिनेट करके दिखाना ही नहीं है, जस्ट ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व कंसीडर करना है। और कैसे कंसीडर करोगे, जो आपका ओपनिंग स्टॉक रिजर्व होगा वो वापस रिवर्सल एंट्री हो जाएगा करंट ईयर में, तो एचओ का पीएनएल बढ़ जाएगा आपका 6,000। और जो करंट ईयर का स्टॉक रिजर्व है क्लोजिंग स्टॉक वो हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व यानी बाई एचओ पीएनएल 7,200, तो आपका बैलेंस सीडी रह जाएगा 7,200। एंड जो यहाँ पे गुड्स लॉस्ट बाय फायर है वो कितना आएगा पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा आपका 22,000। समझ में आया, इज इट क्लियर। दैट वाज द होलसेल प्राइस कंसेप्ट। देखो कंसेप्ट में ऐसा कुछ नहीं है, बस प्राइस है कि हेड ऑफिस क्या करेगा, एक प्रॉफिट ऐड करके होलसेल प्राइस में बेचेगा, रिटेलर्स क्या करेगा, रिटेल आउटलेट उसको रिटेल प्राइस में सेल करेगा। बस इतना ही कंसेप्ट है, आपको दिमाग में ये रखना है। इस कंसेप्ट में क्वेश्चन आपसे ब्रांच एडजस्टमेंट नहीं मांग रहा, स्टॉक रिजर्व अकाउंट मांग रहा है। और स्टॉक रिजर्व का एंट्री क्या होता है, जब आप स्टॉक रिजर्व क्रिएट करते हो तो एंट्री होता है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व,
और वो एंट्री रिवर्स हो जाता है इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नहीं याद तो हमने नोट्स लिखा था इसके ऊपर। तो हम लोग जो लिखा वो गलत है क्या? हाँ, क्योंकि आपने वो लॉस बाय फायर का इम्पैक्ट डाला नहीं ना। जो लोडिंग वाला पार्ट था लॉस बाय फायर का, वो भी तो आपका लॉस ही है। उसको यदि आप पीएनएल में नहीं दिखाओगे तो आपका गलत आ जाएगा। हाँ। तो वो वाला चीज है। तो यदि आपको वैसे रखना है वैसे रख सकता है, लेकिन दिमाग में ये रखना पड़ेगा जो एबनॉर्मल लॉस वाला जो लोडिंग था वो भी पीएनएल में इंपैक्ट करेगा, तब वो तरीका भी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। एग्जाम में वो करेगा तो नहीं, तो आंसर आंसर तो ठीक ही आएगा ना तुम्हारा। आंसर तो उतना ही आएगा 22,000। बस तुम्हारा स्टॉक रिजर्व में तुम एक डिफरेंट तरीके से प्रेजेंटेशन किया है, लेकिन गलत तो स्टॉक रिजर्व भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जितना प्रॉफिट दिखा रहा है 60,000, वही प्रॉफिट तो तुम्हारा स्टॉक रिजर्व से निकल के आ रहा है, तो वो भी करेक्ट होता तुम्हारा। बस तुमको एक ही चीज ध्यान में रखना है, एबनॉर्मल लॉस को पीएनएल अकाउंट में दिखाना है। इस तरीके से क्वेश्चन करता है। ये एक ही क्वेश्चन है और है ही नहीं। 4 मार्क का कभी कभार आ जाए, 4 से 5 मार्क का तो आ जाता है, बस उससे ज्यादा नहीं है इसका वेटेज। लास्ट एक मेथड जो अपने पास बचा है, दैट इज फाइनल अकाउंट मेथड। ठीक है, एकदम पिद्दू सा मेथड है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर में। एक क्वेश्चन एंड कहानी इसका भी खत्म। इस क्वेश्चन को करने के बाद अपना पूरा ब्रांच अकाउंटिंग 100% खत्म हो जाएगा। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5, following is the information of the Jammu branch of Best New Delhi for the year ended 31st March 2000x2 from the following goods are invoiced to the branch at cost plus 20%। इसका मतलब हो गया 100 प्लस 20 रुपए, 120 रुपए। द सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस 50, यानी 150 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है? इसका मतलब प्रॉफिट हो गया 30 रुपए। क्लियर है? बोला ना, कॉस्ट प्लस 50%। अदर इंफॉर्मेशन, opening stock at invoice price, goods sent during the year invoice price, sales during the year, expenses incurred at the branch, ascertain the profit earned by the branch during the year, branch stock reserve in respect of unrealized profit। सबसे पहले तो अब पता ही नहीं क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको प्रॉफिट बनाना है। इसमें हम लोग बनाएगा फाइनल अकाउंट मेथड। मतलब हेड ऑफिस क्या करता है, हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच से रिलेटेड जो डेटा होता है उसका ट्रेडिंग पीएनएल बनाता है वो। ठीक है, उसके थ्रू उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करता है। फाइनल अकाउंट का मेथड का मतलब है ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट नॉर्मल। क्लियर है? तो यहां पे हेड ऑफिस क्या करेगा, उसका ट्रेडिंग पीएनएल बनाएगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट in the books of जम्मू ब्रांच नॉर्मल। फाइनल अकाउंट मेथड मतलब ही क्या है, नॉर्मल ट्रेडिंग पीएनएल आपको बनाना है। क्लियर है? तो नॉर्मल ट्रेडिंग पीएनएल बनाओगे तो बताओ, ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे दिखाओगे या कॉस्ट प्राइस पे? इनवॉइस प्राइस पे, बिकॉज दिस इज इन द बुक्स ऑफ जम्मू ब्रांच। जो स्टॉक रिजर्व एलिमिनेट करना है वो किसके बुक्स में होगा? एचओ की बुक्स में। पूरा चैप्टर में एक तो थंब रूल है कि स्टॉक रिजर्व किसका बुक में एलिमिनेट होता है? एचओ का बुक्स में। तो ओपनिंग स्टॉक कितने से होगा? 2,20,000 टू गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस कितना है अपने पास?
11 लाख ये इनवॉइस प्राइस है। बाय सेल्स कितने का किया हम लोगों ने? 12 लाख। एंड जीपी तो पता ही है अपने को। देखो जीपी निकाल सकते हो क्या? देखना एक बार। 30 हाँ हाँ डिवाइडेड सर, बाय 1। गायत्री पटवारी है। क्या चीज? जीपी गायत्री पटवारी निकल गया, और क्या चाहिए? 20% ऑन सेल्स। इसको संभालो तुम घर की, ये कुछ भी बहका बहका सा बात कर रहा है। घर में है ना, इसलिए। 12 लाख का 20%, 2,40,000 आपका जीपी। तो वी कैन कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एज कितना आएगा? 3,60,000। क्या वो नहीं आया दर्शन? दर्शन नहीं आया क्या ये? अरे देखो, 120 रुपए में हेड ऑफिस ब्रांच को बेचता है, ब्रांच उसको बेचता है 150 रुपए में। तो उसका प्रॉफिट कितना कमा रहा है ब्रांच? 30 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है ब्रांच। तो 30 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100 करेगा तो 20% ऑन सेल्स हो गया ना। क्लियर है? तो अब क्या करना है? बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000 टू एक्सपेंसेस कितना है? तो मिल जाएगा नेट प्रॉफिट 1 लाख। तो टफ कंसेप्ट, माय गॉड, सका ही नहीं हम लोग तो। समझ ही नहीं आया क्या करना था, क्यों करना था, कैसे करना था, पता नहीं कैसे हो गया अपने आप। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सर हाँ है, बोलो 10 मिनट बैठिए। 10 मिनट रुको। उनको बैठने बोलो 5 मिनट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो आपका जो 3,60,000 जो क्लोजिंग स्टॉक है, 3,60,000 जो क्लोजिंग स्टॉक है उसी में तो होगा। कैसे भेजा था? 20% ऑन कॉस्ट। तो क्या करेंगे? यार तुम लोग ये सब कैसे कैलकुलेट कर पा रहा है? हाँ, समझ ही नहीं आ रहा ना, फिर भी अपने आप कैलकुलेट होता जा रहा है। कोई बात नहीं, यही तो खासियत है अपना। ना ना 5 मिनट का, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द सिचुएशन में फाइनल अकाउंट पे क्वेश्चन आता है। हाँ, एचओ 100 रुपए प्लस 20% ऑन कॉस्ट भेजता है ना। हाँ हाँ राइट। ओपनिंग स्टॉक और का क्यों निकालेगा? कुछ नहीं निकालना, वो तो रियलाइज हो गया होगा ना, मेरा गुड सेल हो गया वो तो। नहीं देखो, अब मेरी बात सुनो। आपने जितना क्वेश्चन किया ना, बस उसको शिद्दत से अच्छे से कर लेना, दैट विल बी मोर देन एनफ। कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन को बांट के रखो, एंड रिकॉल करो किसमें क्या हुआ। आपका काम है कि अब आप क्वेश्चंस रीड करोगे एंड देखोगे किस क्वेश्चन में क्या करना था, डिफरेंट सिनेरियोस क्या क्या मिला था। कहीं पे हो रहा था टोटल के कॉलम में चेंजेस आ रहा था, कहीं स्टॉक रिजर्व का कहानी अलग आ रहा था, कहीं हमने बैलेंसिंग फिगर लॉस निकाला था। तो वो सारे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है, एंड पूरा ब्रांच क्रिस्टल क्लियर रहेगा। उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम रहा तो हमें ही वीडियोस रेफर कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो विद दिस वी कवर्स एंटायर ब्रांच। That's all for today. Thank you.